हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना तेरे बस की नहीं है, उनको करके दिखाना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का अक्षय क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के चले आए हैं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। इस मॉडल पेपर का प्यारे बच्चों हम लोग 100% सोल्यूशन करेंगे। चाहे वह वर्णनात्मक प्रश्न हो, कॉपी लिखने का प्रश्न तरीका हो, चाहे वह प्यारे बच्चों जो है मानचित्र भरने का तरीका हो, सभी को एक एक करके हम लोग करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीका से पढ़ते हैं और 100% समझते हैं कि कौन सा वो तरीका है जिसको अपनाने के बाद प्यारे बच्चों सामाजिक में 70 में 70 नंबर पक्का आ जाएगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को 1K लाइक का टारगेट है प्यारे बच्चों। आप ही सबों का प्यार से 1K लाइक यह पहुंच जाएगी इस वीडियो का, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला हम प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। यंग इटली कौन बनाया था ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी है जेस्पे मेस्सीनी, ऑप्शन सी है काउंटर काबूर, ऑप्शन डी है जेस्पे गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेस्पे मेस्सीनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से आपको लगा लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को ध्यान पूर्वक पढ़िए। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसे सम्राट घोषित किया गया था 1971 के जर्मनी प्रथम। ठीक है, जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर विलियम प्रथम। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है प्यारे बच्चों, 3 है, सॉरी 2 बोल दिए हम। निम्नलिखित देखिए 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था ये आपको बताना था। सीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, असीमित राजतंत्र या लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? असीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। ऑप्शन है कि जनसंख्या में वृद्धि, बी ऑप्शन है कृषि उत्पादों में अधिकता, ऑप्शन सी है कार्न आयात पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कार्न आयात पर नियंत्रण। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या भारत में हुआ था? ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़िए। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि और ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों की शिक्षा और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़िए। 7 है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? किसकी आबादी वहां पे ज्यादा है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंहली जो है समुदाय का बहुसंख्यक वर्ग है, यानी सिंहली क्या संख्या ज्यादा है, ठीक ना। अब प्रश्न संख्या 8 को पढ़िए। 8 है
कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? इसका आंसर आप लोग देखिए, भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका। तो देखिए कहाँ संघात्मक शासन नहीं है प्यारे बच्चों, तो संघात्मक शासन श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में कौन सा शासन है? तो एकात्मक शासन है। कौन सा शासन है? तो एकात्मक शासन है। इस बात को तैयार कर लीजिएगा। 100% आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 70 में 70 नंबर लाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है धर्म और राजनीति अलग अलग है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था प्यारे बच्चों? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? आप इसके ऑप्शन को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसके ऑप्शन है कि पारदर्शी शासन, पारदर्शी शासन लोकतंत्र में होता है, वैध शासन भी होता है, उत्तरदायी शासन भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदान। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड में सोपानी के खेती यानी कि सीढ़ीदार खेती होती है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 13 को पढ़ते हैं। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या ऑप्शन डी इसका देख लीजिए, ऑप्शन डी छपा है कोयला। तो ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 को पढ़िए। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग। तो चूना पत्थर कहाँ पर प्रयोग होगा प्यारे बच्चों? सीमेंट में। कहाँ? सीमेंट में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की या नेपाल की। तो प्यारे बच्चों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगा के आइएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। 16 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अनक, लौह अयस्क, कोयला या चूना पत्थर। तो धात्विक खनिज इसमें से कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लौह अयस्क। लौह अयस्क ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 17 को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 17 नंबर है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन यहाँ पे भरना है में सम्मिलित है। किसमें भाई? प्रारंभिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रक में। तो देखिए जब भी आएगा ना प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन प्यारे बच्चों, प्रारंभिक क्षेत्रक जो है यहाँ लग जाएगा। इसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या सोना। तो एंथ्रासाइट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोयला हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना।
एक एक बात को ध्यान से पढ़ के जाना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन जो है मिसमैच है, यहाँ पे आपको भर लेना है 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 20 पढ़िए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि या उद्यमों का स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। ठीक ना, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वहां नहीं पढ़े हैं, ये भी ऑप्शन डी था। अब आपको प्रश्न संख्या जो है खंड ब वर्णात्मक का उत्तर देना है, और वर्णात्मक का उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। एक एक बात को पूरे ध्यान के साथ समझ के जाइएगा और हल करके आइएगा प्यारे बच्चों। जो पहला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताना है, और एक कारण का 2 और एक कारण का 2 प्यारे बच्चों बिल्कुल यहां से 4 नंबर मिलेगा। 50 में 50 वाला ये प्रश्न है, 50 में 50 ये वर्णात्मक प्रश्न है। सबको बारीक तरीके से आप पढ़ के जाओ, यहां से छाप करके आना प्यारे बच्चों। अथवा में दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, किसी एक का उत्तर लिखना है। सबसे पहले कॉपी लिखने का आप लोग तरीका जो है बढ़िया से समझ लीजिए। खंड ब बिल्कुल यहाँ लगा होना चाहिए, और वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिए। हेडिंग कहाँ से लगा लेना है, मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत निर्यात से कपड़ा में गिरावट के कारण, यहां लग जाएगा हेडिंग। पहला कारण प्यारे बच्चों लिखिएगा कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात जो है नगण्य था। सूती कपड़े जो है नहीं आ रहे थे। जैसे ही भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा, कच्चे कपास की कीमत जो है बढ़ गई थी। पहला कारण तो ये है। दूसरा लिखेगा कि भारत में बुनकरों के पास आपूर्ति कमी थी और वे अत्यधिक कीमत पर कच्चा कपास खरीदने को मजबूर थे। ठीक ना, एक एक बात को आपको बढ़िया तरीके से लिख करके चले आना है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? 4 नंबर देगा। अथवा करके दिया है भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहां से 4 नंबर, किसी एक को करना है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर हमको कैसे लिख करके आना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 हेडिंग लगाइए, लिखिए भारत में राजनीति शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार केंद्र सरकार से निचले स्तर की स्थानीय सरकार, जैसे राज्य की सरकार है, जिले लेवल की सरकार है, और गांव में शक्ति निर्णय लेने का अधिकार को विस्तृत करना है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन छपने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार के मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चों। हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 3 का उत्तर। ठीक ना, अब आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग बनाइए और अभ्रक का उपयोग लिखिए। लिखना है अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, कहा रबड़ उद्योग में, रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, मानपत्रों की सजावट एवं विद्युत उद्योग में काम आता है। ठीक ना, पवन मापी यंत्र तथा उत्तम कोटि के दर्पण अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। और अभ्रक उत्पादित 2 राज्य लिखना है तो आंध्र प्रदेश और जो है राजस्थान प्यारे बच्चों लिख के आ जाइए। ठीक ना, अब प्रश्न संख्या 4 का आप लोग उत्तर समझिए।
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अथवा करके है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने की कोई दो सुझाव दीजिए प्यारे बच्चों। अब इसका उत्तर आपको कैसे लिख कर कहना है, आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। एक एक हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक ना, कुछ ना आए हेडिंग लगा के जरूर कुछ लिख दीजिए। राष्ट्रीय आय में लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में लिखेंगे। राष्ट्रीय आय में पहला लिखिएगा कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होता है, जबकि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय का जो है औसत है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय में कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का संबंध एक देश के औसत आय से होता है। 3 नंबर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। वही लिखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन और स्थल के माप की सूचक है। अब 4 नंबर में बना करके लिखना है कि राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक जो है नहीं है, जबकि यहाँ आप लोग लिखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक के मापने का प्रमुख जो है मापक है। आप लोग लिख दीजिए कि देश की स्थिति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय को उचित विधि माना जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है हिस्सा है। ठीक है, अब आप लोग प्यारे बच्चों चलिए प्रश्न संख्या 5 के तरफ, ठीक ना, और 5 नंबर प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझिए। प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न सेकेंड है और यहाँ से सबका उत्तर हम लोग 150 शब्दों में लिख करके देना है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। अथवा में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का विवेचना कीजिए। 6 नंबर के प्यारे बच्चों ये प्रश्न है। 6 नंबर का उत्तर कैसे देना है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझिए, ठीक ना। सत्याग्रह का अर्थ सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि सत्य के विचार का मतलब है सत्य को अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह पहला महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सारे 3 आंदोलन पूछा था, तो चंपारण सत्याग्रह लिख करके लिखिएगा कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। अब ऑप्शन जो है प्रश्न 2 लगाइएगा, गुजरात सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़े जिला में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी हो जाने के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल रही थी। और 3 नंबर में लिखिएगा अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो एक एक करके आप लोग जो है इस तरह से लिख कर के आइएगा। 6 नंबर है भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। अथवा में करके दिया है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव तरीकों का वर्णन कीजिए, किसी एक को करिएगा। 6 नंबर पूरे आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हम लोग कैसे उत्तर देंगे, हम लोग लगा देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग, ठीक ना। लिखिएगा भारतीय समाज में जाति प्रथा का कारण, क्या कारण रहा। भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक जो है वर्ण व्यवस्था है, जो अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई, लेकिन उसने विकृत रूप धारण कर लिया और भारत में जाति प्रथा जो है प्रचलित है। जाति प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताना है, 2 उपाय बताना है। पहला हम लोग क्या कहेंगे, स्कूल कॉलेज धर्मशाला छात्रावास आदि के नामकरण में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कानूनी तौर पर निषिद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा लिखेगा कि जातीय संगठन
परिचय सम्मेलन पर कानूनी प्रतिबंध जो है लगा देना चाहिए। अब प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 7 की तरफ पढ़ते हैं। 7 क्या है? गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। 6 नंबर ये वाला भी है। अथवा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के कोई 4 उपाय बता दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक ना? एक एक प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सटीक तरीका से लिख करके आना है। 70 में 70 फोड़ के प्यारे बच्चों आना है। देखिए भूक्षरण में लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा किए है कि भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ठीक है, वन विनाश, अत्यधिक चराई, झूम कृषि तथा खनन इसके प्रमुख सभी कारण है। ठीक ना? अब भूक्षरण रोकने के 4 उपाय। पहला क्या करना है? समोच्च जुताई। दूसरा क्या करना है? पट्टीदार खेती। तीसरा क्या करना है? भू परिष्करण प्रक्रिया। और चौथा में लिख दीजिएगा वाव अवरोधक आवरण। ठीक ना? एक एक प्रश्न आपको सटीक तरीके से समझ करके चले जाना है प्यारे बच्चों। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है असंगठित क्षेत्रों श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। ठीक ना? अब प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 8 लगाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना, खनन भी शामिल है। भारत की लगभग 70% आबादी जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ जो है खेती, किसानी और प्राकृतिक चीजों पर ही निर्भर है यहाँ की जनसंख्या। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में लिखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार टोकरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्राथमिक क्षेत्र और उत्पादों के उपयोग का योग्य उत्पादों में परिवर्तन करने में भी मदद करता है। इस तरह से प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन लिखने वाले हो। अब जो है प्रश्न संख्या 9 है मानचित्र वाला। 9A और 9B में मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। 9A कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए और मानचित्र का प्रयोग करिए। प्यारे बच्चों मानचित्र का प्रयोग करना है, बिल्कुल आपको मैं समझा दे रहा हूं। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहां हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखिए अब आपका उत्तर प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 9A मानचित्रकारी यहाँ जरूर हेडिंग डाल लीजिएगा और पहला लिखना है कि नागपुर महाराष्ट्र। ठीक ना? तो 9 का हम लोग प्यारे बच्चों पहला हम लोग लिख देंगे। देखिए ये है नागपुर महाराष्ट्र की एरिया, इसको आपको पहचान करके नागपुर महाराष्ट्र लिख करके 9 का पहला लिख दीजिएगा। अब दूसरा है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डांडी और गुजरात में। तो देखिए प्यारे बच्चों 9 का A और यहाँ लिखिएगा डांडी, यह एरिया है गुजरात का, तो यहाँ पे आपको गुजरात लिख देना है। अब प्रश्न संख्या 9 पहले का तीसरा है कि जालियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, यह आपको बताना है प्यारे बच्चों। अमृतसर पंजाब में। कहा? अमृतसर पंजाब में। तो आपको सारे इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाना है। यह पंजाब का एरिया है और यह अमृतसर लिख दीजिएगा, अमृतसर पंजाब। प्रश्न उत्तर संख्या 9A का तीसरा हो जाएगा। अब चौथा है कि महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार। ठीक है, 9A का 4 लिख दीजिएगा, चंपारण बिहार। ठीक ना? अब हम लोग पढ़ेंगे कि चौरी चौरा की घटना किस जिला में घटी थी। इसका राइट आंसर क्या लिखिएगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों 9A का 5 नंबर लिख दीजिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब चलिए B नंबर पढ़ लेते हैं जो जियोग्राफी वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। तो आपका ये मानचित्र प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ 9B इस पे होगा और आप लोग लिखिएगा कि लखनऊ, यह लखनऊ है। 9B का पहला हो गया।
दूसरा है कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है प्यारे बच्चों, हम लोग लिख देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा सरदार सरोवर बांध गुजरात, ठीक ना। 9B का दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम। तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोदावरी नदी। 9B का तीसरा ऐसे दर्शाना है, ठीक ना। 2 मानचित्र मिलेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से भरिएगा। भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिख देना है, तब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल कहाँ है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल ठीक बांग्लादेश के साइड में है। तो यह 9B का चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और अगला है प्रश्न संख्या 5, भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिएगा। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, 9B ऐसे लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों जितने सारे क्वेश्चन थे सबको मैंने एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। प्यारे बच्चों आपने यहां तक वीडियो देखा, अंत तक वीडियो देखे हैं प्यारे बच्चों, आप जरूर मेरे फेवरेट स्टूडेंट होंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन वाला घंटी दबा के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर फीडबैक में अपना कमेंट डालिए, ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी वीडियो लगी।